गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। सभी को वेलकम है। आज हमारा लास्ट डे ऑफ द फॉलोइंग फॉलो अप रिट्रीट्स और 10 दिन का संजीवनी कोर्स आज खत्म हो रहा है। वेरी गुड डे ऑल्सो, हैप्पी होली। तो हम यहाँ पे ज्ञान की होली खेलते हैं, हमारी होली कंटिन्यू रहती है। तो कल हमने सृष्टि चक्र के बारे में देखा, कैसा ये सृष्टि चक्र एक फिल्म की तरह है। फिल्म है, अलग अलग एपिसोड्स हैं और हम आत्माएं इस फिल्म का अनुभव करती हैं। हम सभी प्रेक्षक हैं और प्रेक्षक बन के अगर हम रहते हैं तो इस फिल्म का बहुत ही बेस्ट अनुभव कर सकते हैं। फिल्म ऊपर नीचे होती है, हम भी ऊपर नीचे होते हैं, तो बहुत सारी बातें मिस हो जाती हैं। एक अच्छा प्रेक्षक बन के जब हम इस फिल्म को देखेंगे तो बेहद मजा है। आज हम अखिला बहन को वापस वेलकम करेंगे और देखते हैं आज हम क्या सीखने वाले हैं। वेलकम अखिला बहन। थैंक यू किरण बहन और सभी को गुड आफ्टरनून और ओम शांति। तो एक बार हम फास्ट एक रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं जो भी हमने कल समझा है और हम आपके सामने एक स्लाइड लेकर आते हैं और फिर हम एक प्रैक्टिस में जाएंगे। और अगर आपका इससे जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। तो कल हमने देखा कि ड्रामा में हम किस तरह से सोल्स एक्ट करते हैं और ये थिएटर किस तरह से मूव होता है अलग अलग फेसेस द्वारा। तो ये स्टार्ट होता है गोल्डन एज से, जब क्लीन आई होता है, यानी सब के सब सोल कॉन्शियस होते हैं। फिर ये गोल्डन एज से त्रेता युग की तरफ बढ़ता है, जब 1/4 ड्रामा बीत जाता है और यहाँ हम देखते हैं थोड़ा बहुत बॉडी कॉन्शियस आने लगता है, थोड़ा बहुत अटैचमेंट आने लगता है, लेकिन बाय एंड लार्ज सभी आत्माभिमानी यानी सोल कॉन्शियस रहते हैं। जब हाफ ड्रामा कंप्लीट हो जाता है, आधा ड्रामा कंप्लीट होने के बाद में जो कॉपर एज आता है, द्वापर युग, वहां से रावण राज्य शुरू हो जाता है। रावण राज्य यानी यू नो विनाश फोर्सेस स्टार्ट होते हैं, कर्म बदल जाता है, सजाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे हमने फॉल्स आइडेंटिफिकेशन स्थापित कर लिए होते हैं। 50% हमारा भीतर का स्टेज होता है, लेकिन कॉपर एज आते ही ये 50% जो है आप देखेंगे ये बहुत ज्यादा हम तादाद में स्थापन कर लेते हैं और इस तरह से ये आगे बढ़ जाता है। कॉपर एज के बाद आयरन एज आता है, यानी कल युग, जब हम भीतर का जो कंट्रास्ट भी भूल जाते हैं, यानी कि जो सोल है ये कंट्रास्ट भी भूल जाती है कि हम कभी इतने क्लीन थे, हम कभी इतने क्लीन थे और आज बिल्कुल ही बॉडी कॉन्शियसनेस में, यानी बिल्कुल ही भूल गए हैं कि किसी समय हम क्लीन आई में थे, ये भी भूल जाते हैं। तो एक समय होता है जब हम नीचे आते हैं, एक समय होता है जब हम ऊपर जाते हैं, और आयरन एज के अंत का समय होता है संगम युग। संगम युग वो समय होता है जो संगम युग भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट जबकि ये नया ज्ञान आता है, और सेकेंड पार्ट जो है वो मिशनरी ऑफ पेन इंटेंसिफाई हो जाता है। ये भी हमने देखा, हम एक बार फिर देख लेते हैं। और हम एनकरेज करेंगे कि सब कैमरे में आए और जो को होस्ट्स हैं वो भी कैमरे में आए। जो स्पीकर है उसको थोड़ा एनकरेजमेंट मिलता है जब आपकी तरफ देख के वो बात कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कॉन्फ्लुएंस एज जो है, फर्स्ट पार्ट में नया ज्ञान आता है और सेकंड पार्ट में जो है मिशनरी ऑफ पेन इंटेंसिफाई हो जाता है। और
सभी का कर्म सेटल होना होता है और सबको जाना होता है। तो ये खेल चलता है और हमारे को अपने को ट्रुथ के साथ अलाइन करना है। अगर हम नहीं करते तो विनाश फोर्स हमारे को अ, उस लाइन में ले आते हैं, ट्रुथ के लाइन में ले आते हैं। तो हमारे को खुद से विजडम से परिवर्तन होना है। तो ये था हमारा कल तक का। अगर किसी को कुछ ऐड करना हो और कुछ क्वेश्चन हो तो मोस्ट वेलकम। और इसके बाद हम प्रैक्टिस में जाएंगे। किरण बहन, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं अभी? जी नहीं। चलिए हम सॉरी एक फॉर दैट। आप कंटिन्यू कीजिए। राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस के साथ में। और इस समय हम सबसे पहले कंसंट्रेशन प्रैक्टिस में जाएंगे। तो सीधे हम देखते हैं उस गोल्डन रेड लाइट को, और खुद को हम एक पॉइंट के रूप में देखते हैं। तो ये केवल हम एक एकाग्रता की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस वक्त हम सबसे ऊंची मंजिल पर हैं और ऊंचे ऊंची चेतना में केवल हम उस लाइट का अनुभव कर रहे हैं और सुन रहे हैं साउंड ऑफ द होम, घर की आवाज। घर की आवाज जो हम कह रहे हैं, ये साइलेंस की आवाज है। और एकाग्रता का मतलब है कि हम सबसे ऊंची स्टेज में एक थॉट में स्थिर हो जाएं। अब यहीं से हम आगे की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। जिस जगह हम एकाग्र हैं, जिस थॉट में एकाग्र हैं, हम उसी को अब डिटेल्स में देखते हैं। ये घर है साइलेंट, ये घर है स्टिल। और ये केवल आपका घर नहीं, लेकिन ये घर है भगवान का भी। ये घर है जहाँ हाईएस्ट और होलीएस्ट परमात्मा रहते हैं।
हम अवेयर हैं कि यहाँ पर एक बड़ी फैमिली है, तकरीबन 800 करोड़ सोल्स, सबके सब पॉइंट इस वक्त अटेंशन हमारा उस गोल्डन रेड लाइट में है। ये घर है जहाँ सब कुछ सिंपल है, जहाँ कुछ भी नहीं बदल रहा है। बेहद का घर, जिस घर में कोई बाउंड्रीज नहीं है, अवेयर है कि नीचे बहुत बहुत दूर एक थिएटर है, जहाँ सब कुछ पल पल बदल रहा है। कुछ चीजें शुरू होती हैं, कुछ खत्म होती हैं। अप्रत्याशित थिएटर है वो। ये थिएटर अलग अलग फेसेस से गुजरती है, लेकिन उस ड्रामा में चाहे कुछ भी हो, उसका प्रभाव जागृत आत्मा पर नहीं पड़ता है। हमारा अटेंशन वापस घर में आता है। इस घर में हर एक अविनाशी है, अमर है। हम कुछ देर भी इसको अनुभव करते हैं तो ये सबसे ऊंचा कर्म बन जाता है। ऐसा लगेगा कि हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन सबसे ऊंचा कर्म हो रहा है। जब हम खुद अनुभव करते हैं तो दूसरों को भी इससे बेनिफिट मिलता है। तो ये घर है साइलेंट, ये घर है स्टिल, जहाँ ट्रू फैमिली है, ट्रू फादर है और ट्रू सेल्फ है। हम खुद को उस स्थान में देखते हैं, वहीं पर जहाँ पर सुप्रीम फादर है। जानते हैं ये बेहद का घर है, सभी सोल्स का है, लेकिन इस वक्त हमारा अटेंशन उस सुप्रीम पॉइंट पर है। ये सुप्रीम पॉइंट हाईएस्ट, होलीएस्ट और वाइजेस्ट, सबसे समझदार, सबसे ऊंचा, सबसे पावन, प्यार का सागर, शांति का सागर है। हमारा सारा अटेंशन उस एक पॉइंट पर, जैसे हम अभी अपने कान लगाकर सुन रहे हैं कि वहां से कोई मैसेज है, कोई संदेश है।
हो सकता है कोई मैसेज ना हो, लेकिन आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर है। सुप्रीम पिता जो हमारा हाईएस्ट फ्रेंड है, सुप्रीम कंपेनियन है, इस वक्त 2 पॉइंट्स और हमारा माइंड सबसे हाईएस्ट डेस्टिनेशन में, सबसे ऊंची मंजिल पर। हमारा ध्यान ड्रामा में नहीं जाता है, और यही योगा है। तो जैसे हम इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, हमारे पास एक चॉइस है कि आज सारा दिन हम लौट कर उस 2 पॉइंट पर आए जहां हम परमात्मा से सुनने की चाहना रखते हैं। हम उस स्पेस में आए। तो हम आज का सेशन शुरू करते हैं इस वक्त। और आज जो है हम कई सारी बातों पे अंतर्दृष्टि डालेंगे, कई सारी आपको कर्मों के बारे में बताएंगे, कर्मों के पहलू के बारे में, और भगवान की सच्चाई के बारे में, और किस तरह से क्या होने वाला है फ्यूचर में, ये भी हम आपको बताएंगे। और ये जो सेशंस हैं ये सारे एक फाउंडेशन सेशन है, यानी आपको यहाँ पर ज्ञान थोड़ा बहुत कन्वे किया जाता है, लेकिन जो रियल सस्टेनेंस है, जो रियल पालना है, वो हमें सेंटर्स द्वारा मिलती है। तो हम सभी को एनकरेज करेंगे कि आप अपने जो भी सेंटर्स हैं उससे कनेक्टेड रहें, क्योंकि वहीं पे सपोर्ट मिलता है हमें, और वहीं से पालना भी मिलती है। तो आज के सेशन में हम ये समझेंगे कि इस कल जो हमने समझा ड्रामा में प्रॉफिट्स की जगह कहाँ पर बैठती है, यानी कि जो धर्म स्थापक होते हैं उनकी जगह कहाँ बैठती है। और ये भी हमारे पास एक यानी एक लॉजिक से हम आपको समझाएंगे, क्योंकि इसके आगे हमारे को कुछ और समझाना है आपको। तो पहले ये हम समझेंगे कि प्रॉफिट्स की जगह यहाँ इस ड्रामा में कहाँ बैठती है, जो धर्म स्थापक आते हैं। तो एक बार फिर से हम आपके साथ शेयर करेंगे स्क्रीन को। एक सेकंड में आप दीजिएगा हमें। राइट, आई थिंक आप अभी देख पाएंगे इसे। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि हम सारे सोल्स घर पर हैं, और घर से हम इस फिजिकल दुनिया में आते हैं, एक समय पर आते हैं, और एक समय पर हम ऊपर जाते हैं। और ये ड्रामा अलग अलग चरणों से गुजरता है। हमने देखा जैसे कि गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, और द्वापर युग और संगम युग, लास्ट में कॉन्फ्लुएंस एज, जिसे संगम युग कहते हैं। और जो मुसाफिर हैं, सोल्स मुसाफिर हैं, ये ड्रामा फिक्स्ड है। और सोल्स जो है वो ऑडियंस भी है, यानी सोल्स जो है देखते भी हैं इस फिल्म को, और वो मुसाफिरी भी करते हैं, दोनों ही है। और गोल्डन एज से लेकर जो भी प्लॉट्स हैं इस ड्रामा में प्लॉट्स हुआ करते हैं, जो प्लॉट्स हैं वो लास्ट जो संगम युग तक वो सारे प्लॉट्स देखते हैं। और जो ये कॉन्फ्लुएंस एज है, यानी ये जो संगम युग है, लास्ट पार्ट जो है, ये होता है हाई ड्रामा। इसमें हाई ड्रामा होता है। और हाई ड्रामा यानी बहुत कुछ आप देखेंगे, इस दुनिया में हलचल हो रही है, सारे फोर्सेस ऑफ रावण बहुत ही तेज होते हैं। और इसी समय राम भी आते हैं, और रावण के हमारे को जाल से छुड़ाते हैं। और ये होता है लास्ट पार्ट में। ये फिल्म फिक्स्ड है, क्योंकि
कोई भी लौकिक मूवी भी आप देखते हैं तो मूवी के अंत में ही हाई ड्रामा होता है। और हाई ड्रामा इसलिए क्योंकि फिर मूवी का अंत होना होता है, सारे सोल्स को अकाउंट सेटल करना होता है और वहां से वापस जाना होता है। तो ये एक अभी तक का जो आपको बताया है। अब हम ये भी देखते हैं कि सभी सोल्स एक साथ नहीं आते हैं, सभी सोल जो है भिन्न भिन्न समय पर आते हैं, अलग अलग टाइम में आते हैं। हर एक जो है शुरू में नहीं स्टार्ट करता ना, हर एक गोल्डन एज में नहीं आता है। कोई सोल्स गोल्डन एज में आएंगे, कोई कॉपर एज में, अलग अलग समय पर आते हैं। और अलग अलग समय पर आते हैं, तो इसीलिए आप देखेंगे कि यू नो 1820 में अम, हमारी जो दुनिया की आबादी थी, आदमशुमारी थी, वो 1 करोड़ थी, नहीं सॉरी 100 करोड़ थी। और आज आप देखते हैं यहाँ पर 800 करोड़ है। तो इसी से समझ आता है कि पॉपुलेशन हमारा हमेशा से इंक्रीज हुआ है, चाहे कितनी भी यहाँ पर लड़ाइयां हुई है ना, यहाँ पर वॉर्स हुए हैं, अर्थक्वेक आया है, सुनामी आया है, फ्लड्स आए हैं, शहरों के शहर ढह जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन पॉपुलेशन कभी डिक्रीज नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। वो इसलिए कि जो शरीर छोड़ते हैं वो फिर से शरीर लेते हैं और नए सोल्स ऊपर से ज्वाइन करते हैं, तो ये सब चल रहा है। तो अभी जब कोई भी आ, इस घर से नीचे उतरता है, वापस हम यही जाते हैं, कोई भी सोल जो घर से नीचे उतरता है, आ, वो करीबन वो गर्भ में उतरता है और कम से लाइक 3 से 5 महीने के भीतर ही उतरता है। जब 3 से 5 महीने के भीतर गर्भ होता है और तब पता चलता है जब मूवमेंट्स होती है कि नया सोल आया है करके। और ये ज्ञान कहता है कि धर्म स्थापक जो होते हैं उनका जन्म इस तरीके से नहीं होता है। ये ज्ञान कहता है कि धर्म स्थापक जो है वो डायरेक्ट उतरते हैं ह्यूमन बॉडी में, वो गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, ह्यूमन बॉडी में उतरते हैं। और अगर आप कोई भी धर्म लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम क्रिश्चियनिटी लेते हैं, जो जीसस क्राइस्ट, हाँ, जो क्राइस्ट होते हैं उनका भी इसी तरह से प्रवेशता होती है ह्यूमन बॉडी में। और जब तक जीसस 30 साल के नहीं थे, आप देखेंगे, तब तक वो खुद ही सत्य की तलाश में थे, भगवान को ढूंढ रहे थे। और जब वे 30 वर्ष के होते हैं तो वो भगवान की बातें कर रहे हैं, ज्ञान प्रीच कर रहे हैं, और एक धर्म स्थापन हो जाता है, रिलीजन एस्टैब्लिश हो जाता है क्रिश्चियनिटी का। इतना बड़ा परिवर्तन होता है उनके जीवन में। आप चाहे बचपन से आध्यात्मिक ज्ञान ले रहे हो, ये आपको धर्म स्थापक नहीं बनाता है। तो ये जो धर्म स्थापक, जिसको हम प्रॉफिट भी कहते हैं, ये अवतरित होते हैं या कहें कि प्रवेश होते हैं, और इनका पाठ चलता है क्रूसिफिकेशन तक, यानी सूली पर चढ़ाने तक इनका पाठ चलता है। अगर आप देखेंगे, एक नाम है बर्ट्रैंड रसल का, ये ब्रिटिश के फिलोसफर हैं, शास्त्रवाद हैं, और इन्होंने वेस्टर्न फिलोसफी पे भी बहुत कुछ लिखा है, कहा है। और ये कहते हैं कि अर्ली क्रिश्चियनिटी के बारे में ना, शुरू में जो क्रिश्चियन धर्म था उसके बारे में बताते हैं। और कहते हैं कि जो प्रॉफिट सोल है, जो क्राइस्ट है, वो एंटर करते हैं मैन के बॉडी में। मैन का मतलब यहाँ पर ह्यूमन बॉडी में एंटर करते हैं, और इसी तरह से उनको एंटर भी करना होता है। वो इसीलिए क्योंकि अगर वो गर्भ गर्भ से गुजरेंगे, अपने चाइल्डहुड से, बचपने से गुजरे और बड़े हुए, तब तक सोल जो है पावर लूज कर जाता है। और धर्म स्थापन करने के लिए हमारे को यानी उस सोल को पावर चाहिए होता है, तो इसीलिए इस तरह से उनका जन्म होता है। तो जब
क्राइस्ट को लास्ट में क्रूसिफिकेशन पे डाला जाता है, यानी सूली पर भी चढ़ाया जाता है। आप देखते हैं जो लास्ट वर्ड्स होते हैं, आखिरी समय पर जो उच्चारण किए हुए शब्द होते हैं, वो होते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बड़ी कमजोरी के शब्द होते हैं। तो इससे समझ आता है कि वो जो धर्म स्थापक सोल था वो ऑलरेडी शरीर छोड़ चुका था। तो जो शब्द उच्चारे गए थे वो उस ह्यूमन बॉडी यानी जीसस के शब्द थे। और कुछ ही समय पहले बहुत ही शक्तिशाली शब्द उच्चारे गए थे कि इन्हें नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं, इनको माफ कर दो। बड़े ही स्ट्रेंथ के, करेज के वर्ड्स थे, जो कि क्राइस्ट के वर्ड्स थे। वो धर्म स्थापक सोल के थे, और उनके जाने के बाद जो शब्द उच्चारे गए वो वीक वाणी थी, जो कि जीसस की थी। तो इसी से आ, पता पड़ता है कि ये जो क्राइस्ट सोल आकर धर्म स्थापन करता है, और जीसस एक अलग बॉडी में यानी वो मनुष्य तन में होते हैं। तो ये था अब तक का, और यही पैटर्न बाकी सब धर्म स्थापकों के साथ भी होता है। तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। हम 1 मिनट के लिए रुकेंगे और आपसे चेक करना चाहेंगे कि आप सबको समझ आ रहा है। आपका कोई सवाल है यहाँ पर? अब तक कोई सवाल तो नहीं है, कमेंट भी नहीं। क्या किरण बहन कुछ ऐड करना चाहेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग बात है, कैसे धर्म स्थापक की जर्नी अलग है हम सभी आत्माओं से। और जो कारण भी उसका जो अभी स्पष्ट हुआ कि अगर हम गर्भ से जन्म लेते हैं और जब तक कुछ ऐसा कर्म कर सके तब तक वो जो पवित्रता है आत्मा की वो कम हो जाती है। तो इतना बड़ा कार्य करने के लिए पवित्रता की जरूरत है, और संपूर्ण पवित्र आत्मा ही ऐसा बड़ा कार्य कर सकती है। तो इसी कारण ये मैकेनिज्म है कि धर्म स्थापन होने से पहले उसकी पवित्रता जरा भी खंडित नहीं है। तो बहुत ही एक आंख खोलने वाला ज्ञान है। थैंक यू। राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इवन जो गौतम बुद्ध, उसमें जो थे कि यही पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे कि गौतम बुद्ध का, गौतम में जो बुद्ध का सोल आता है वो बुद्धिज्म स्थापन करते हैं। और मोहम्मद खुद ही कहते हैं कि एंजल गैब्रियल मेरा शरीर इस्तेमाल कर रहा है। और अगर आप तो ये यहाँ पर इस दुनिया में इस तरह का पैटर्न चलता है। और अगर आप नए धर्म स्थापक यानी नए प्रॉफिट्स की बात करें, धर्म स्थापन तो नहीं लेकिन प्रॉफिट्स की बात करें, जैसे कि औरोबिंदो हैं और विवेकानंद है, इनके साथ भी यही सिमिलर पैटर्न आप देख सकते हैं। और जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं आप देखेंगे वो कॉपर एज में आते हैं, इसी समय आते हैं। यहाँ पर आपको अगर याद होगा हमारे पिछले, राइट अभी तो नहीं है, लेकिन आ, ये जो द्वापर युग है वहीं पर जो सौरो स्टार्ट होता है, सौरो स्टार्ट होने की वजह से उस सौरो को एड्रेस करने के लिए इसी समय सारे पैगंबर जो है, ज्यादातर प्रॉफिट्स जो है उतरते हैं। और जब विवेकानंदा भी एक इसी तरह के सोल, और आप देखेंगे कि इतना बड़ा परिवर्तन होता है जब वो 30 साल के करीबन होते हैं। तो वो देखते हैं एक लाइट उनमें प्रवेश करती है और बिल्कुल ही उनका जो पूरा व्यक्तित्व चेंज हो जाता है, क्योंकि नए सोल का ये कमाल होता है। तो हम वापस आते हैं इस अपने इस ड्राइंग में, अपने स्केच में जो हमने अभी देखा था। हम स्केच पे वापस आते हैं।
तो इस स्केच में अभी हम देखते हैं कि आ, ये जितने भी, जैसे हम एक उदाहरण लेंगे क्राइस्ट का, एक क्रिश्चियन धर्म का। तो इस क्रिश्चियन धर्म में हम देखते हैं कि जब ये प्रॉफिट सोल्स, ये जो धर्म स्थापक सोल अपना शरीर छोड़ते हैं, तो ये वापस तो नहीं जाते हैं, वापस नहीं जा सकते। ये सृष्टि चक्र में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि फिल्म पूरी करनी होती है। जो भी आता है बीच में छोड़कर नहीं जा सकता है, ये नियम होता है। और क्योंकि बीच में छोड़कर नहीं जा सकते, ये कंटिन्यू करते हैं आगे भी। और आप देखेंगे कि क्राइस्ट के जाने के बाद जो अगला नाम, बड़ा नाम आता है क्रिश्चियनिटी में, वो आता है सेंट पॉल का। संत पॉल करके है, एक नाम आता है। और ये जो है क्राइस्ट के शरीर छोड़ने के बाद का नाम है। और ये जो होते हैं, यही ये सारा जो क्राइस्ट के टीचिंग्स हैं, जो जो उन्होंने पढ़ाया है, जो प्रीच किया है, लेक्चर कहें या परमात्मा के, या जो भी प्रीचिंग्स की है, उसको ये कंपाइल करते हैं एक बुक की फॉर्म में, बाइबल क्रिएट करते हैं। और बाइबल क्रिएट करते हैं, और ये क्रिश्चियन धर्म स्थापन होता है। आप सभी जानते हैं कि जब वो धर्म स्थापक बात करते हैं, उस समय ये बाइबल नहीं होती है, लेकिन बाइबल जो है बाद में उनकी जो पढ़ाई है उसको कंपाइल करके ये बनाई जाती है। इस तरह से ये होता है। तो जब इसको तो देखा जाता है कि ये जो अगला नाम आता है, जैसे क्रिश्चियनिटी में सेंट पॉल का, ये क्राइस्ट का ही सोल होता है। क्राइस्ट का ही सोल है जो कंटिन्यू करता है। और क्योंकि ये वही सोल होता है, तो उसको क्लैरिटी रहती है जो उसने खुद प्रीच किया है पहले। जो क्राइस्ट ने प्रीच किया है, वो सेंट पॉल के शरीर में जब प्रवेशता होती है, तो उसको पता है उसने पीछे क्या प्रीच किया, इसलिए क्लैरिटी रहती है। और वही बाइबल कंपाइल करते हैं, और ऐसे ये आगे बढ़ता है। और क्यों जो प्रॉफिट्स हैं वो शरीर छोड़ते हैं तो कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि कोई भी इस दुनिया में आता है तो किसी भी तरह का थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बॉन्डेज जरूर क्रिएट होता है, यानी कुछ ना कुछ बंधन क्रिएट हो जाते हैं, और उनको यहीं पर आगे कंटिन्यू करना होता है। और ऐसे ही आप देखेंगे तो बाकी सब धर्मों में भी ऐसे ही होता है। धर्म स्थापक के जाने के बाद में जो अगला नाम आता है, वही जो है वो मदद करता है उनके ग्रंथ को कंपाइल करने में और आगे बढ़ाने में। तो ये एक पैटर्न है। आपको कुछ यहाँ पर ऐड करना है, पूछना है? एक सवाल है जो आपने जी। अभी एक्सप्लेन किया, उससे कंटिन्यूएशन है। जस्ट एक और बात उन्हें जाननी थी कि क्या फिर वे आगे के जन्मों में विकार में जाते हैं? सारे ही सोल्स तमो प्रधान होते हैं। कुछ जल्दी, कुछ देर से होते हैं, लेकिन सभी सोल्स को ये जो हमने परसों देखा, जो सोल का जर्नी ना, ब्राह्मण, वैश्य, अ, देवता, शूद्र, ये जो भी वर्ण हमने देखे जो लाइन से, वो एक बाजोली की तरह सारे सोल उससे गुजरते हैं। तो जो सोल बहुत ही क्लीन होता है, वो बाद में वो भी इसी तरह से तमो प्रधान होता है। अ, और फिर जो है वापस क्लीन होता है, फिल्म के एंड के पहले सबको होना पड़ता है। किरण बहन, कुछ जिनका भी सवाल है उनको क्लियर होता है? कुछ ऐड करना है किसी को? तब तक हम और एक सवाल है, उसे ले सकते हैं। जी। है कि सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट मीन्स क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, इज इट सेम एज प्योर सोल कॉन्शियसनेस या कृष्णा कॉन्शियसनेस, बुद्धा कॉन्शियसनेस, ये सारा क्या सिमिलर है क्या? हमको इतना क्लियर नहीं हुआ। किरण बहन को समझ आया ये सवाल? आई थिंक
शायद ये कह रहे हैं कि जिस तरह से अभी हमने कहा कि धर्म स्थापन जिस तरह से होता है, तो ये जो नए कॉन्शियसनेस की जो बात अच्छा, आ रही है, राइट, हाँ, तो क्या ये समझ सिमिलर? समझ आया। जो कृष्ण, देखिए ये हम ये स्थूल रिलीजन्स की तो बात ठीक है, हम ये बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं जो नया सोल आता है वो सोल कॉन्शियस होता है ना। यहाँ हम ये नहीं कहेंगे कृष्णा कॉन्शियस या बुद्धा कॉन्शियस, हम इस तरह से नहीं कहेंगे, ये सब आई थिंक मोर इस ड्रामा का पार्ट हो जाता है। लेकिन ये सोल कॉन्शियस, जो कोई भी सोल किसी भी टाइम नीचे उतरता है तो पहले पहले वो बिल्कुल प्योर सोल होता है। इवन अगर आप गौतम बुद्ध का भी एग्जाम्पल लेते हैं, बुद्धा जो धर्म स्थापन करते हैं बुद्धिज्म, वो भी आप देखेंगे कि बिल्कुल प्योर सोल जब नीचे उतरता है वो एस्टैब्लिश करता है, लेकिन धीरे धीरे वो लेवल ऑफ प्योरिटी कम होते जाती है। तो ये फिजिकल धर्म की बात अभी हालांकि हम क्रिश्चियनिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा जो है ये एक सोल लेवल की बात है कि किस तरह से ये अ, धर्म स्थापन, यानी जब वो प्रीच करते हैं तब क्रिश्चियनिटी नहीं होता, क्रिश्चियनिटी भी नाम बाद में दिया जाता है जब वो कंपाइल हो जाती है किताबें। इज इट क्लियर किरण बहन? आई होप वो कंफ्यूज ना हुए हो। या वो बता सकते हैं? और जो पहला वाला प्रश्न था उनको क्लियर है? जो यहाँ पर जो इस तरह के कॉन्शियसनेस की बात करें, ये एक तरह का एक कल्ट सिस्टम हो जाता है। जैसे कोई किसी गुरु के फॉलोअर्स या किसी उसके फॉलोअर्स, उनका एक कोड ऑफ एथिक्स होता है, दूसरे का दूसरा कोड ऑफ एथिक्स करता है। ये इसकी बात नहीं है, ये तो ड्रामा लेवल पर अभी इस वक्त बहुत कुछ चलता है। लेकिन ये जो मेजर धर्म की स्थापना होती है, हम ये कहना चाह रहे हैं प्योर सोल द्वारा ही होती है, और हर सोल नीचे उतरता है तमो प्रधानता की तरफ। तो इवन अगर आप बुद्धिज्म की बात करेंगे, अ, किसी पॉइंट ऑफ टाइम में आप देखेंगे अकबर जो किंग थे, उन्होंने बुद्धिज्म को बहुत आगे उनका प्रचार किया। तो आई थिंक किसी अ, अ, ऐसा प्रतीत होता है कि ये वही बुद्धा सोल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अकबर के रूप में आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप हर जगह देखेंगे, अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा तो आप उसको पकड़ पाएंगे कि कैसे ये ड्रामा आगे चलता है। तो इज इट ओके किरण बहन, हम आगे बढ़ेंगे? यस, आई थिंक वी कैन मूव। अब हम यहाँ देखते हैं कि अभी जो हमने ये सारा कुछ आपको बताया, ये एक लॉजिकली आपको बताया जिस तरह से यहाँ ड्रामा आगे बढ़ता है। लेकिन अब संगम युग में क्या होता है ये भी हम समझेंगे। संगम युग जो है, ये कॉन्फ्लुएंस से जब हम कहते हैं, ये स्टार्ट होता है नए ज्ञान के साथ। संगम युग को निकालते हैं, स्टार्ट होता है नए ज्ञान के साथ, और ये जो है अम, खत्म होता है विनाश के साथ, डिस्ट्रक्शन के साथ ये खत्म होता है। और यहाँ जब अ, ये संगम युग स्टार्ट होता है, ये परमात्मा के अवतरण के साथ 1936 में इस संगम युग का बिगिनिंग होता है। और यहाँ पर यही स्टोरी जो है ब्रह्मा कुमारीज इंस्टीट्यूशन की भी स्टोरी है। तो ये जो संस्था है इसकी भी आप कह सकते हैं 1936 में इसकी जर्नी यात्रा शुरू होती है। और यहाँ जो रेफरेंस पॉइंट है वो रेफरेंस पॉइंट है दादा लेखराज का। दादा लेखराज जो थे उस समय, ये व्यक्ति 60 वर्ष के थे, 1936 की बात है। और उस समय इनको बहुत सारे साक्षात्कार हुए, बहुत सारे विजन्स आए गोल्डन एज के, विनाश के, किस तरह से ये स्थापना का कार्य होता है, भगवान के विजन से बहुत कुछ आए उनको। और
वो कुछ समझ नहीं पाए उस समय, उनको कुछ समझ नहीं आया। और जैसे ये समय आगे बढ़ा वो काफी पजल्ड थे, क्योंकि वो जिसको देखते थे, जिसको दृष्टि देते थे, वो ट्रांस में चले जाते थे। ट्रांस यानी ध्यान में चले जाते थे। और आगे बढ़ते बढ़ते इनको समझ आया कि इनका जो शरीर है वो खुद स्वयं परम आत्मा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस केस में कोई प्रॉफिट सोल नहीं, लेकिन सुप्रीम सोल खुद उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। और उन्हें बताया जाता है कि ये एंड ऑफ द साइकिल है, बिगिनिंग ऑफ गोल्डन एज आने वाला है। और तब ये अपना सब कुछ नो सरेंडर करते हैं परमात्मा की इच्छाओं में, इंक्लूडिंग उनके जो खुद के जो आइडियाज होते हैं, खुद के थॉट्स भी, उनको भी सरेंडर करते हैं। तो 1936 में ये संस्था की, आप कह सकते हैं, स्थापना होती है। और तकरीबन इसी समय 1936 और 1937 के दौरान तकरीबन 500 लोग अपने स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन में लग जाते हैं, यानी कि अपने स्व परिवर्तन में, सोल कॉन्शियस होने में लग जाते हैं। क्योंकि इस वक्त जो है उनका, उनको सिखाने वाला परमात्मा खुद उनका बॉडी यूज कर रहा था, तो इतना ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और ये उस समय की बात है जब, ये कराची की बात है, जब यूनाइटेड इंडिया था उस टाइम। ये बंटवारा नहीं था, पाकिस्तान इंडिया नहीं था, लेकिन यूनाइटेड इंडिया था। और जब इतने सारे सरेंडर करते हैं अपने आप को खुद के स्व परिवर्तन के लिए, इन लोगों ने तकरीबन उसी समय हैदराबाद ऑफ यूनाइटेड इंडिया में जो 14 इयर्स एक कैंपस बनाया और इस कैंपस में अपनी तपस्या की। इसके बाद 1950s के दौरान ये संस्था माउंट आबू राजस्थान में शिफ्ट हुई। और इसी समय जो है ये ज्ञान जो है पूरे विश्व में फैला, अलग अलग जगहों पर ये फैला। आप जानते हैं इस समय तकरीबन 8,500 सेंटर्स हैं 136 या 137 कंट्रीज में, लगभग इतने इतने सेंटर्स हैं यहाँ पर। और उसी समय 1950s में ही ये ज्ञान चारों ओर जाता है। 1970 में जो लंदन का यूके सेंटर जो है वो एस्टेब्लिश होता है। तो ये अब तक का स्टोरी है। हम यहाँ से थोड़ा रुकेंगे। किरण बहन, कोई क्वेश्चन आया यहाँ पर? क्वेश्चन है पर वो वापस पीछे की ओर ले जाएगा। सो आपको स्टोरी कंटिन्यू करनी है यज्ञ की और बाद में ले? नहीं, आप कर सकते हैं। देन फिर हम देख सकते हैं, इसको अभी ले सकते हैं थोड़ी देर में। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि धर्म स्थापक और हम बाकी सभी आत्माएं, वो जब फर्स्ट टाइम स्टेज पे आती है तो उनकी प्योरिटी में कोई फर्क होता है क्या? नहीं, मेरे ख्याल से जो भी कॉपर एज में आते हैं, कंपेयर टू वो सोल्स, उनका पावर कम होता है, लेकिन सभी सोल्स प्योर ही होते हैं। अपने अपने लेवल ऑफ प्योरिटी में आई थिंक प्योर ही आते हैं वो। क्योंकि पावर का फर्क होता है ना। जो गोल्डन एज में आते हैं वो सोल्स थोड़े ज्यादा पावरफुल होते हैं, ऐसा समझा जाता है। क्योंकि वो ये समय होता है जब आ, नो इतना कुछ होते हुए उनकी आंख कहीं ना डूबे, इस तरह की इतना पावर होता है। बट लेवल ऑफ पावर, लेकिन ये ड्रामा का पार्ट है। हम अगर घर पर सभी इक्वल होते हैं, ड्रामा के अंदर सबका एक पार्ट डिस्टाइंड होता है, तो ऐसे ही धर्म स्थापक का भी पार्ट डिस्टाइंड होता है। लेकिन वो बहुत प्योर होते हैं। नए सोल्स जो नीचे, तभी कल आपको बताया गया, सारे ये जो प्योर सोल्स जब जब नीचे उतरते हैं, है ना, जब जब नीचे उतरते हैं, तो ये हर टाइम पर उतरते हैं। आयरन एज में भी कोई नया नया उतरता है, उतरे होंगे।
अभी भी शायद उतरने वाले भी होंगे। तो ये दुनिया की शोभा बढ़ाए रखते हैं, स्पार्कल बढ़ाए रहते हैं, तो वो प्योर होते हैं, बिल्कुल प्योर, बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लीन। कुछ ऐड करना है किरण बहन को? इट इज वेरी क्लियर। ड्रामा का पार्ट नंबर वाइज भी होते हैं सोल्स, तो सभी की पावर अलग अलग है, तो उस अनुसार प्योरिटी भी डिफरेंट होती है और उस अनुसार पार्ट भी मिलता है। या उन्होंने थम्स अप दिया है, सो इट्स क्लियर। तो हम यहाँ पर जब बात कर रहे थे कि ये संस्था फिर माउंट आबू में आती है 1950s के दौरान, और 1970s में भी कई सारे सेंटर्स एस्टेब्लिश होते हैं। अब जब ये इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है दादा लेखराज द्वारा 1936 में, उनको नाम दिया जाता है, यहाँ पर हम एंटर करेंगे, उनका नाम पड़ता है ब्रह्मा। और आप ये शब्द कई बार सुनते होंगे हमारे इंस्टीट्यूशन में, तो इनको कई बार हम ब्रह्मा बाबा के नाम से भी एड्रेस करते हैं। ब्रह्मा यानी जो क्रिएट करता है, जिसके मुख द्वारा क्रिएशन होता है। क्रिएशन यानी यहाँ गर्भ द्वारा क्रिएशन नहीं, लेकिन सोल्स का परिवर्तन जो होता है ब्रह्मा मुख द्वारा होता है, यानी न्यू बर्थ के जैसा होता है, ज्ञान द्वारा जन्म होता है। और जो परमात्मा है, उनको भी हम कई बार आप देखेंगे, उनको भी हम बाबा नाम से एड्रेस करते हैं, या फिर शिव बाबा। ये शब्द हम यूज करते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस समय पूरी दुनिया भगवान को ढूंढ रही है। सीरियसली है ना, सभी भक्ति कर रहे हैं, कहीं हर धर्म में सब भगवान को खोज रहे हैं। और यहाँ पर परमात्मा स्वयं टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। भगवान खुद यहाँ पर टीचर बनकर टीच कर रहे हैं, और ये उनका इनकॉग्निटो पार्ट है, यानी ये गुप्त पार्ट है। और ये गुप्त पार्ट इसीलिए ड्रामा में इस तरह से फिक्स्ड है, ये गुप्त पार्ट वो इसीलिए क्योंकि ये नियम है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ कोई मनोरंजन नहीं हो रहा है, यहाँ कोई कार्निवल नहीं हो रहा है, लेकिन ये सीरियस एफर्ट मेकिंग है। तो जो सोल्स रेडी होते हैं इस ज्ञान के लिए, जो परमात्मा की जो मैकेनिज्म है, जिस तरह से परमात्मा का यंत्र चलता है, परमात्मा जैसे जैसे सोल्स रेडी होते हैं उनके सामने अपीयर हो जाते हैं। आप देखेंगे जो इस ज्ञान को ऑनलाइन द्वारा भी ले रहे हैं, ये भी एक परमात्मा का मैकेनिज्म है उनके सामने अपीयर होने का। और इसीलिए जो है ये ज्ञान आप देखेंगे लास्ट डे दिया जा रहा है आपको। ये लास्ट डे ये ज्ञान इसीलिए दिया जा रहा है कि जो सोल सीरियस है इस ज्ञान को लेकर, वो इसको सीख करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही इनकॉग्निटो पार्ट है, बहुत ही गुप्त पार्ट है। और ऐसा ही इस ड्रामा का नियम है, क्योंकि यहाँ पर सीरियस, यहाँ कोई परमात्मा आके कोई जादू मंत्र नहीं करते हैं या फिर साक्षात्कार नहीं है, लेकिन यहाँ पर सब सोल्स को अपना परिवर्तन करना है इस ज्ञान द्वारा। तो ये इस तरह से ये ड्रामा में चलता है। तो अभी आप देखेंगे कि दादा लेखराज, जो जिनको हम ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं, ये 1969 में इन्होंने शरीर छोड़ा। लिखेंगे, इंटर करेंगे, 1969 में शरीर छोड़ते हैं। और ये जो है कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करते हैं। कर्मातीत किसको कहते हैं? जब सारे अकाउंट्स इस वर्ल्ड में आपके सेटल हो जाते हैं, इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। और ब्रह्मा बाबा इस कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करते हैं, और इसके बाद इनका एंजेलिक पार्ट चलता है, फरिश्ते का पार्ट चलता है।
और फिर जो अगला नाम आता है, जो परमात्मा जो है, नेक्स्ट नेम यहाँ पर आता है हमारे संस्था से। परमात्मा यूज करते हैं दादी गुलजार के शरीर को, दादी गुलजार के शरीर को, और इनके द्वारा अपना ज्ञान उच्चारण करते हैं। अभी 2 साल पहले इन्होंने भी अपना शरीर छोड़ दिया था। तो जो भी ज्ञान शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा या दादी गुलजार द्वारा उच्चारण किया है, जो भी नॉलेज इम्पार्ट किया है, उसको हम मुरली कहते हैं यहाँ पर। मुरली यानी हम इसको कोई ये नहीं कहते भगवान का स्पीच है या लेक्चर है, पर हम इसको मुरली कहते हैं, क्योंकि ये ज्ञान जब वो प्यासी, ज्ञान की प्यासी आत्माओं के कानों में पड़ता है, ये उनके लिए एक म्यूजिक की तरह होता है। ये उनके लिए एक, जैसे नाम ही बताता है, मुरली फ्लूट की तरह, ये म्यूजिक की तरह काम करता है, और इसीलिए इनको मुरली कहते हैं। और परमात्मा का जो पार्ट है, जैसे बताया कि इनकॉग्निटो गुप्त पार्ट होता है, और वो खुद पावन है, हमेशा ही पावन रहते हैं, और दूसरों को भी उनकी पावनता, दूसरों की पवित्रता को भी, उनको भी पावन बनाती है, जैसे उनके लाइफ को भी तरोताजा बना देती है। और वो सोल से प्यार करते हैं, उनका अटेंशन सोल्स पे होता है, और वो सोल्स की ही उन्नति करने के लिए आते हैं। और उनकी जो एनर्जी है, वो जिस एनर्जी से आते हैं, यानी कि उनका भी एक पार्ट चलता है, और वही एनर्जी है जो इस रावण के जादू से सबको बाहर निकालती है। और ये परमात्मा का पार्ट गोल्डन एज के स्थापना तक उनका रहता है, और इस तरह से ये ड्रामा में चलता है। किसी को कुछ ऐड करना है यहाँ पर? किसी का कोई शेयरिंग है? एक प्रश्न है, जो नए सोल्स आते हैं, पहले जी अभी भी आए बाद में भी जो आएंगे, क्या जी। उनके पास एक्स्ट्रा टैलेंट या सिद्धि होती है? देखिए, जो सोल जब भी आता है, उसके पास, हर सोल के पास एक इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है ना? तो जो सोल बाद में भी आते हैं, उनको अगर आप देखें, अगर ये नॉलेज सीख करने बाद में भी आते हैं, तो उनके पास जो है एक्स्ट्रा टैलेंट तो नहीं, लेकिन उनको वो सुविधाएं होती हैं जिससे वो आगे बढ़ जाते हैं, जल्दी आगे बढ़ने का उनको मौका मिलता है। इज इट ओके किरण बहन? यही सवाल था। ड्रामा सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, चाहे आप बाद में आए चाहे आप पहले आए, आगे बढ़ने का इक्वल अपॉर्चुनिटी हर एक को मिलता है। और जैसे कि हमने देखा था टैलेंट की कि बात। हाँ, और कितने सारे आ रहे हैं ना, लाइक 1900 के बाद तो कितने 7 बिलियन सोल्स आए हैं, तो जी हर एक के पास कोई सिद्धि नहीं होती है, वो अपना अपना पार्ट है। राइट। लेकिन यहाँ एक और बात हम ऐड करना चाहेंगे। देखिए, इवन कई सोल्स जैसे होते हैं जिनके पास आंखें नहीं होती हैं, या किसी तरह से कुछ ना कुछ हैंडीकैप होता है, तो प्रकृति उनको भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वे में उसको कंपेंसेट करती है। ऐसा नहीं है कि उनको कुछ नहीं मिलता, या यू नो दूसरों से कम होते, लेकिन उनको भी प्रकृति कंपेंसेशन जरूर दे देती है, किसी और तरीके में मिल जाता है। तो हर सोल को इक्वल अपॉर्चुनिटी इस ड्रामा में मिलता है, सबके सुख का पार्ट, 3/4, हर एक सोल 3/4 एंजॉय करता है, 1/4 भी नहीं, हर एक सोल 3/4 एंजॉय करता है। 3/4 सुख का पार्ट होता है, उसके बाद ही कुछ कुछ दुख स्टार्ट होता है, चाहे वो कभी भी एंटर करे इस वर्ल्ड के स्टेज पर। जी, वो कह रहे हैं, अग्री करते हैं। और इसमें एक प्रश्न है,
प्यूरिटी की पावर में फर्क है, सोल सोल टू सोल, विभिन्न सोल्स में अलग अलग प्यूरिटी की लेवल हो सकती है, या सिर्फ ड्रामा का डिफरेंस है? हाँ, थोड़ा बहुत प्योरिटी का लेवल भी होता है, क्योंकि जब पावर कम है तो वो लेवल भी होता है, लेकिन अम, इतना नहीं। यानी हर समय का एक अपना ही महत्व होता है, हर एक सोल का एक अपना ही महत्व होता है। हम इस तरह से उसको देखते हैं। जो धर्म स्थापक सोल होते हैं वो भी बहुत पावरफुल होते हैं, तभी वो धर्म एस्टैब्लिश करते हैं। लेकिन गोल्डन एज में आने वालों की पावर अलग रहती है, तो प्योरिटी का लेवल भी उनका ज्यादा होता है, तो हम इस तरह से देखते हैं। पर ड्रामा वाइज जैसा हर एक का एक एक पार्ट है, हर एक को इक्वालिटी यहाँ पर कहीं ना कहीं मिलती है। हो सकता है पार्ट भिन्न भिन्न हो, लेकिन सच ये है कि हर सोल ड्रामा से परे है। सोल इस ड्रामा का भाग नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे आप कभी भी आते हैं। जी, यही यही मे मोस्ट बी किरण इम्पोर्टेंट बहन, बात है। किरण बहन कुछ ऐड करना चाहते हैं आप? या ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम ड्रामा में उनके पार्ट्स को ना देखें और बियॉन्ड जाए, क्योंकि सच्चाई जो है वो बियॉन्ड है, तो बियॉन्ड सभी एक एक समान है। डोंट नो, ये फॉलो क्वेश्चन है, पावर में डिफरेंस कैसे है ये पूछ रहे हैं। उसके साथ मैंने अभी देखा, नॉट श्योर, बट आपको क्लियर है ये? पावर में डिफरेंस कैसे है? उनके पार्ट के हिसाब से वो पावर भी है, ऐसा हम कहेंगे। जैसा पार्ट है उस हिसाब से वो पावर है। प्रीतेश भाई का कमेंट है कि क्या हम जी कह सकते हैं कि प्योरिटी और सोल की पावर, वो सोल के अंदर फिक्स्ड है और उसी अनुसार फिर वो आते हैं यहाँ पे और अपना जी, अपना पुरुषार्थ करते हैं? ऐसा कह सकते हैं। ये ड्रामा फिक्स्ड है, लेकिन सबसे बड़ी बात है सारे के सारे सोल्स को जो है, उन सभी को बेस्ट लॉटरी है भगवान के साथ की। उनके पास बेस्ट लॉटरी है उनके घर के अनुभव की। ड्रामा अलग चलता है, और एक इनर ड्रामा है, एक आउटर ड्रामा है। आप समझ रहे हैं, बाहर का ड्रामा है जहाँ प्लॉट्स है, गोल्डन एज है, सिल्वर एज है, सब कुछ प्लॉट्स है। लेकिन चाहे आपको राजा का रोल मिला हो, चाहे रंक का रोल मिला हो, यहाँ पर आपके पास उस ड्रामा में जो रोल है उस अनुसार बेस्ट एक्टिंग करने के लिए, बेस्ट स्टेज में रह के बेस्ट एक्टिंग करने का चॉइस है। आप देखिए, लौकिक मूवी में भी आप देखिए, बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी होती है, उसमें बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं, नामी ग्रामी, लेकिन अवार्ड कोई छोटा सा साइड एक्टर ले जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है। आपको केवल अपने पार्ट को बहुत अच्छे से एक्ट करना है, वही विजडम वही है कि आप ड्रामा से परे रहें और उसको एक्टिंग करें ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है किसी का ऐसा पार्ट क्यों है, ऐसा पार्ट, देखिए पार्ट पार्ट है। मान लीजिए कोई स्थूल ड्रामा भी है, और किसी को यू नो राजा बनने का पार्ट मिला है, किसी को रंक, और मान लीजिए वो जो बेगर का पार्ट प्ले करने वाला नहीं आता है, तो वो राजा ही रेडी है पार्ट प्ले करने को, क्या फर्क पड़ता है, ड्रामा है ना। वो कर सकता है उनका पार्ट, क्योंकि पार्ट है आखिर। वो मैटर नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारा ड्रामा से छूटे रहना, बिना बॉन्डेज के, ये पूरे ज्ञान का सार यही सिखाता है कि हम बिना बंधन के यहाँ पर मजे से रहें। ये है विस्टम। ज्ञान का बहुत विस्तार है, लेकिन सार यही है, बिना बंधन के इस ड्रामा में एक्ट करना, वो इम्पोर्टेंट है। वो आप कितना बखूबी निभाते हैं, ये आपके ऊपर है। तो उसके लिए एफर्ट भी हमको अभी करना है, क्योंकि ज्ञान हमें इसी समय मिलता है।
इज इट क्लियर किरण बहन, जिनका भी सवाल था? आप बताइए, आपको क्लियर है क्या? बट यस, साउंड्स वेरी राइट। जी, उन्हें क्लियर है। तो किरण बहन, ये सही समय रहेगा, हमारे पास कुछ आज अनाउंसमेंट्स और प्रोग्राम्स होंगे। ये लास्ट डे भी है हमारा फॉलोअप का। जी, जैसे अभी हमने सुना कि हमारा पुरुषार्थ ही ये है, या ज्ञान का सार ही है, कि इस ड्रामा से बिल्कुल मुक्त होकर मजे से जीना। सभी को चांस है, भले कोई भी पार्ट है, कहीं पे भी है हम। ये ज्ञान है, ऐसा है कि हर आत्मा के लिए है, और उसको हम किस तरह से अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, ये सिर्फ हम ही डिसाइड कर सकते हैं। तो भले ही आज लास्ट दिन था इस फाउंडेशन कोर्स का, पर जो जिस तरह से, जिस ढंग से ये ज्ञान दिया गया है, तो इस तरह से वापस इसे सुनना, बार बार इसके रिमाइंडर्स होना, ये आपको मदद करेगा आगे बढ़ने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे एवरी ट्यूसडे, यानी मंगलवार शाम को 4 बजे, एक प्रयोगशाला करके एक सेशन करते हैं। तो जिसमें हम अलग अलग पॉइंट्स लेते हैं, जो आज हमने सुना कि जो ये ज्ञान है जो मुरली के रूप में दिया जाता है, तो जो भी मुरलियाँ है उसमें से अलग अलग पॉइंट्स हम लेते हैं। तो उससे कैसे समझना है उस पॉइंट को, और उसे हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लाना है, ये अभ्यास हम करते हैं एज अ ग्रुप, सब मिलकर साथ करते किरण हैं। बहन, सॉरी, आपके पास स्लाइड रहेगा ताकि हम दिखा सकें जी, प्रयोगशाला का स्लाइड? जी। Ritesh will show. जी। यस, दैट विल हेल्प। तो ये जैसे एक क्लासरूम का एनवायरनमेंट है, और इट विल बी वेरी नाइस अगर आप रेगुलर स्टूडेंट रहे उस क्लासरूम के, आपके पास नोट पैड पेन, आप नोट्स भी करें और होमवर्क करते रहे, तो देखेंगे आप बहुत जल्दी यहाँ ये जो ड्रामा को मजे से देखना है, ये बात हम कर पाएंगे। और उसके साथ साथ वेल, ये जो प्रयोगशाला सेशन है वो प्रशांत भाई खुद लेते हैं, और बाकी जो साथ इसकी कंटिन्यूटी रहे, इसलिए वीकली भी मंडे थ्रू फ्राइडे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे ये सस्टेनेंस सेशंस है, मेडिटेशन सेशंस है। तो आपको अगर इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप संजीवनी का जो हेल्प नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्रयोगशाला का भी एक व्हाट्सएप ग्रुप है, कम्युनिटी ग्रुप, तो उसमें भी अगर आपको ऐड होना है तो संजीवनी नंबर जो अभी चैट पर आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और ये जर्नी एज इफ नई शुरू हुई है, जो भी फर्स्ट टाइम इस ज्ञान को सुन रहे हैं, और जिन्होंने ऑलरेडी ये ज्ञान सुना हुआ है, उनके लिए कुछ नया दृष्टिकोण, नई समझ जरूर आपको मिली होगी। और सब वंडरफुल, सभी साथ रहे और हम सभी एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। और थैंक यू, आपने बहुत ही इंथुजियास्टिकली इस सारे 10 दिन में आपने पार्टिसिपेट किया, और वी रियली एंजॉयड योर कंपनी। थैंक यू वेरी मच। किरण बहन, अभी रूम्स में जा सकती? जी। श्योर, या हम रूम्स कर सकते हैं। आई थिंक सभी कल थे तो सभी को पता है कि रूम्स क्या होता है। क्वेश्चन क्या होगा अखिला भाई? हमको इस ज्ञान को लेकर
कर्मातीत होने की यात्रा करनी है अभी। कर्मातीत आप समझते हैं, जब हमारे सारे बॉन्डेजेस क्लियर हो जाते हैं। ये यात्रा आप कैसे करेंगे, ये आप डिस्कस कर सकते हैं। कर्मातीत की यात्रा आप कैसे करेंगे? जी, तो प्रश्न है कर्मातीत होने की यात्रा हम कैसे करेंगे? तो अभी हम 1 मिनट की प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेशन। हम अखिला बहन को वेलकम करते हैं। अभी हम ब्रदर प्रतेश का शेयरिंग सुन सकते हैं। हाँ, श्योर। आप उनको स्पॉटलाइट कर सकते हैं। Awesome. थैंक यू। सो जैसे आज लास्ट सेशन है और हम सब ने देखा कि बहुत सारी अलग अलग बातें ज्ञान की अलग अलग पर्सपेक्टिव से हमने देखी। और खुद का एक अनुभव ये है कि जब जब ये संजीवनी रिट्रीट में हम भाग लेते हैं अलग अलग रोल अनुसार, तो कुछ एक बातें होती है कि जो हमें कहीं ना कहीं परेशान करती है, अलग अलग सिचुएशंस, इवन दो हमें ज्ञान होता है। तो ऐसा देखा है कि जैसे ही संजीवनी के सेशन सुनते हैं पर्टिकुलरली उसके दौरान एक शिफ्ट होता है। एक उस समय खास एक्सपीरियंस किया कि एक अलग से एक स्मृति शिफ्ट हो जाती है इस सेशंस के दौरान और अ, उसके बाद। तो वो उसकी वैल्यू दिखाती है कि इसमें पावर है। और कई बार हमने देखा है कि सिर्फ ये अलग अलग सेशन से उसके सुनने के बाद ही, माना अभ्यास तो नहीं किया, सुनने के बाद ही एक शिफ्ट हो जाता है पर्सपेक्टिव। और लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं वो 2500 साल का जो बॉडी कॉन्शियसनेस है वो इतना अ, खिसक जाता है बार बार। खास करके ड्रामा की बातें हमें पुल कर लेती है। तो ये संजीवनी से ये सीखने को मिला कि पता कैसे चले कि हम शिफ्ट हो रहे हैं। तो जैसे ही हमारी बुद्धि ड्रामा में प्रश्न करने लगती है स्टोरी के बारे में कि ये क्यों, ऐसा क्यों, काइंड ऑफ जस्टिस ऑल्सो समटाइम्स। तो अभी धीरे धीरे एक अवेयरनेस में बैठ रहा है कि वास्तव में
हम सभी एक्चुअली फॉरेन वर्ल्ड में है, और फॉरेन वर्ल्ड में हमारा कुछ नहीं है। तो वास्तव में अगर ये हमारा वर्ल्ड ही नहीं है तो हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें हमारा जो पार्ट है, वास्तव में अभी का जो पार्ट है, टू रिमेन इन हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, जिसको हम कहते हैं श्रेष्ठ कर्म, एक्चुअली ड्रामा से बियॉन्ड रहकर ड्रामा में पार्ट प्ले करना, उस पर अगर हम ध्यान रखें। और आज एक पॉइंट थी कि ड्रामा की कुछ पॉइंट थी इनर ड्रामा, तो उससे भी एक रियलाइजेशन हुआ कि फोकस आउटर ड्रामा में जल्दी से चला जाता है, पुश हो जाता है। जैसे कोई खींच लेता है कोई बात या कोई वस्तु, क्योंकि संस्कार ही ऐसे है देह भान के। फिर ऐसे एक रियलाइजेशन हुआ कि अगर अभी का जो समय है, जो बताया कि अभी ऑलमोस्ट कॉन्फ्लुएंस एज है और उसमें भी लास्ट टाइम चल रहा है, तो अभी इनर ड्रामा हमारा जितना हो सके परफेक्ट की ओर ले जाना है, परफेक्ट कॉन्शियसनेस की ओर। आउटर ड्रामा स्क्रिप्ट के अनुसार चलता रहता है, और आयरन एज तो वैसे भी एक इम्परफेक्शन दिखता है, विकारों के लेवल पे या पार्ट के लेवल पे भी। तो इसलिए जितना हो सके हम साक्षी हो आउटर ड्रामा के। और जैसे आउटर ड्रामा में हमें आप, आई डोंट नो सबने ऑब्जर्व किया, लेकिन आउटर ड्रामा में हम तुरंत खींच जाते हैं, उतनी ही एनर्जी से हम इनर ड्रामा में क्यों नहीं खींचते हैं? उतनी ही एनर्जी से हम ये जो कल्याणकारी कार्य है खुद के लिए और सबके लिए, उतना हम पुल क्यों नहीं होते हैं? तो कहीं ना कहीं वो देवान की ईगो की एग्जिस्टेंस प्रूव करता है। तो और ये जैसे कोई कथा होती है तो अंत में प्रसाद होता है, राइट? तो संजीवनी भी एक तरह से जैसे एक ज्ञान है ना। तो ऐसे प्रसाद माना एसेंस, सबको यही पसंद होता है। तो एसेंस इतना ही है कि हम ट्रुथ में रहे, और ट्रुथ में रहकर जो पार्ट मिला है वो प्ले करें। अगर हम ट्रुथ में रहते हैं तो वो मार्क्स काउंट होते हैं। तो ये एसेंस है कि बार बार हम अभ्यास करें, और ऑब्जर्व करना है कि हमने खुद ऑब्जर्व किया कि अ, ऐसा भी थॉट आ जाते हैं कि सब ठीक ठीक है तो अभी जरूरत नहीं प्रैक्टिस की। तो कुछ दिन फिर मिस हो जाता है और वापस हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो पुरानी अवेयरनेस टेक ओवर करती है। तो एक प्रॉमिस सेल्फ से करनी चाहिए कि हम रेगुलर एक्यूरेट प्रैक्टिस जितना हो सके करें। वो एसेंस पकड़ के हमें चलना है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू प्रतेश भाई। हमारे पास शायद एक पोल क्वेश्चन भी था, अभी क्या डाल सकते हैं? एक्चुअली इट्स नॉट रेडी, गिव मी 1 मिनट। मे बी नहीं आप, भी है तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। ओके या दैट्स ओके। चलिए हम एक प्रैक्टिस में आ जाते हैं और इस प्रैक्टिस के साथ में इसको खत्म करेंगे, इस सेशन को। और जो कुछ भी आपने इन 10 दिनों में सुना है, जो कुछ भी प्रैक्टिस आपने ग्रास्प किया है, उसको आपको अपने जीवन में उतारना है और अब आगे यहाँ से बढ़ना है। तो चलिए कुछ देर हम एकाग्र हो जाते हैं और विनाशी चीजों से हटकर हम आ जाते हैं उस अविनाशी चीज की ओर, अटेंशन उसकी ओर जो इनपेरिशेबल है, जो अलौकिक है। और जो अलौकिक है वो ये है, पॉइंट, अदृश्य सोल, जो इस शरीर के भीतर है। तो दृष्टिकोण हमारा सोल की तरफ जाता है, यानी सोल का दृष्टिकोण। जो कुछ आप देख रहे हैं, ये सोल देख रहा है भीतर से। जो चित्र दिखाई दे रहे हैं आपको, जो स्लाइड्स दिखाई दे रही है इस फिल्म की,
सोल ऑब्जर्व कर रहा है, जो कुछ आप कानों द्वारा सुन रहे हैं, इंक्लूडिंग ए कमेंट्री। इसको अंडरस्टैंड करने वाला, समझने वाला, इसका सेंस करने वाला, वो ये अदृश्य मुसाफिर है। ये मुख जैसे उसका माइक है, और ये मुसाफिर इस दुनिया का भाग नहीं है। यही मुसाफिर है जो शुरू से लेके अंत तक इस ड्रामा को देखता है, इस फिल्म को देखता है। और ड्रामा में चाहे कुछ भी हो, वो अदृश्य मुसाफिर का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ड्रामा ड्रामा होता है, वो कभी किसी को नुकसान नहीं करता। तो ये अदृश्य मुसाफिर अविनाशी है, और इसका एक घर है परे। जो कुछ उसे चाहिए वो उसके घर पर है। वो यहाँ केवल थोड़े समय के लिए है, और थोड़े समय का होने के नाते वो हर चीज यहाँ पर तोहफे की तरह अनुभव करता है। वो मुसाफिर भी है, खिलाड़ी भी है। तो वो ये खेल खेल भी रहा है और देख भी रहा है, और उसकी पूरी तैयारी है इस खेल में जीतने की, क्योंकि वो उस सुरक्षित स्पेस से एक्ट करता है। हम सभी यहाँ पर एक मुसाफिरी पर है। हम इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं और इस ड्रामा से परे रहते हैं। और समझदारी भी इसी में है कि आप एक्ट करें, लेकिन एक मुसाफिर की दूरी बनाकर रखें। इस ड्रामा में डूबे नहीं, क्योंकि ये केवल एक कहानी है। Thank you. तो हमारी ओर से भी हम यही कहेंगे, सबको जुड़ने के लिए थैंक्स कहेंगे। और सभी ने बहुत उमंग उत्साह से शेयरिंग भी किया है, जुड़े भी हैं। और आप अपनी यात्रा को उमंग उत्साह के साथ आगे बढ़ाएं, हम इतना ही कहना चाहेंगे। और ओवर टू किरण बहन और सभी को थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। और जैसे पहले भी कहा गया था कि आप आपके सेंटर से जुड़े रहें, और सस्टेनेंस के लिए आप हमसे भी जुड़े रह सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे प्रयोगशाला में। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी स्पिरिचुअल जर्नी।